शंकर सर जिनक्यू यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो है IBPS RRB 2020 को लेकर। आप सभी बहुत दिन से वेट कर रहे थे ये बैंक के एग्ज़ाम्स के बारे में कि सर कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। और ये जो टाइम है हमारा पेंडेमिक जो चल रहा है कोविड-19 का, ये कोविड-19 के टाइम पे ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है आज के टाइम में हमारे पास, है ना। लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, हर कोई कोशिश में है कि किसी तरह से हम घर पे रहें, है ना, सेफ़ रहें। बट इस टाइम पे IBPS RRB 2020 आकर हम सभी को एक होप दे दिया कि चलो इस बार भी कुछ ना कुछ हमारे पास जॉब्स के स्कोप बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सभी के बारे में, इनके बारे में कितने पोस्ट हैं, कि क्या नोटिफिकेशन होगा, है ना, इसमें एज लिमिट कितने होंगे, साथ ही साथ इसका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, सैलरी फीचर्स क्या होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है। सो स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एज वेल एज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट ये नोटिफिकेशन आप तक भी पहुँच पाए, साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी तक की नोटिफिकेशन पहुँच पाए। साथ ही साथ और भी हम क्या करते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम्स अपकमिंग आने वाले हम सभी के बारे में हम आपको अवेयर करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, है ना, तो आप सभी को दिख रहा है कि नोटिफिकेशन क्या है। यहाँ पे बहुत तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट के मन में रहता है, सर नोटिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है ना, क्या हम कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना सर मैं ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या फिर मैं 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमारे पास आज का जो है वो इम्पॉर्टेंट डेट है ना। ये डेट आप सभी को पता होना चाहिए कि सर डेट किस किस चीज़ का है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जल्दी से। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है ना। होने वाला नहीं है दोस्तों, मैंने डिले करके ये वीडियो आपके लिए बनाया है, थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए मैं सॉरी। नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा ट्राई करूंगा आपको टाइम पे ये वीडियो आप तक पहुंचा पाऊँ। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है ना। 1 जुलाई से 21 जुलाई तक इसके आप अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले अप्लाई करने से पहले मैं 2 बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 पोस्ट में क्या होगा, एक पोस्ट आप क्लर्क लेवल पे अप्लाई कर दो, है ना, और दूसरा जो पोस्ट है कोई भी आप ऑफिशियल लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। अगर आप सोचते हो कि सर 2 से ज़्यादा भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो नहीं, आप मैक्सिमम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन का जो यहाँ पे डेट ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लो, है ना। साथ ही साथ एक बात और भी मैं डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट, कि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, ये नोटिफिकेशन फुल जो गवर्नमेंट का जो डाटा है वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको जो गवर्नमेंट का जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो वहाँ तक आपको मैं पहुँचा दूँगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन का जो फॉर्म फिल होगा वो कब से स्टार्ट होगा, उसके पेमेंट है कब से कब तक पेमेंट का डेट रहेगा। तो भाई ये डेट आप हमेशा याद रखना कि 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म सभी को फिल करके रेडी करके रखना है। चलिए इसके पेमेंट भी कर लेना आप लोग। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं कि जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे प्रीलिम्स के कब से होंगे, सर इसके कॉल लेटर्स कब से आना स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम्स कब होगा, ये सभी आप लोग देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप डायरेक्टली मैसेजेस कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में, और हम ट्राई करेंगे आपको इसके आंसर्स करने का। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। पहली इंपॉर्टेंट बनती है कि एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और फॉर्म फिल कब तक हमें करके रख देना है ना। एट एनी कॉस्ट हमें फॉर्म फिलअप करके रखना है, सो दैट किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हमें बाद में फेस ना करना पड़े। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने दिया है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैं पेंसिल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने हैश लगा के रखा है ना। सर ये हैश का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे हैश का सबसे नीचे में अब देखो लिखा हुआ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पिट। मतलब इसका ये हुआ कि अगर ऐसा है कि मतलब अभी तो टेंटेटिव डेट आ गया है कि इस दिन एग्ज़ाम होने वाला, इस तरह से इतना के बीच में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन इन केस अभी आपको पता है सिचुएशन क्या चल रहा है,
कोविड-19 का चल रहा है ना। तो इस टाइम पे ऐसा है ना कि मतलब कुछ भी कह नहीं सकते हैं कि एग्ज़ाम्स अभी होने वाला है। अभी आपको पता है बहुत तरह के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं, है ना, क्यों? ड्यू टू द कोविड-19। तो अभी हम लोग ये गारंटी नहीं दे सकते कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा। होप सो अगर वैक्सीन आ जाए बिफोर ऑल दिस, तो शायद हमारा सारा कुछ, हमारे पूरा कंट्री जो है फिर से एज इट इज़ रेगुलेट होने लगेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है हम सभी को, है ना। तो चलिए हमें उसका भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि सर वैकेंसीज़ कितना है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना है, ज़रा ये हमें अच्छे से क्लियर जानना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो देखो, मल्टीपर्पज़ की मैं बात करूँ, कोई भी इसका फॉर्म फिल कर सकता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 4624, और जो असिस्टेंट मैनेजर है इसके लिए जो वैकेंसीज़ आया वो है 3800। ठीक है। रिमेनिंग आप देख रहे हो सारे के सारे ऑफिसर स्केल में हैं, है ना। जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए 837 पोस्ट हैं, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो आईटी ऑफिसर के लिए 58 पोस्ट है, चार्टर्ड अकाउंट के लिए 26 पोस्ट है, लॉ ऑफिसर के लिए अगेन 26 पोस्ट है, ट्रेजरी मैनेजर के लिए 3 पोस्ट है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 8 पोस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 100 पोस्ट है, और जो ऑफिसर स्केल 3 है वहाँ पे 156 पोस्ट है, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सीनियर मैनेजर, है ना, के लिए 156 पोस्ट है। तो ओवरऑल मिलाकर हमारे पास जो टोटल वैकेंसीज बोल सकते हैं IBPS RRB 2020 में वो है 9638। लेकिन स्टूडेंट आपको ये नहीं समझना है। क्यों इसको नहीं समझना है सर मुझे? क्योंकि आप लोग बेसिकली इस चीज़ों को आपको टारगेट करना है, जो है आपका 4624, और जो दूसरा है ऑफिसर स्केल 1 का वो है आपके 3800, जहाँ पे किसी भी तरह का एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रही है गवर्नमेंट आपसे, है ना। यहाँ पे IBPS जो है किसी भी तरह का आपसे डिमांड नहीं कर रही है कि यहाँ तक आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्केल 2 में अगर आप स्विच करते हो तो यहाँ पे स्केल 2 स्केल 3 अगर आप बढ़ते जाते हो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, डिमांड आने लगता है कि मतलब आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आपको इसमें ये होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट जो हम देखते हैं एज लिमिट, है ना। तो देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है, क्योंकि स्टूडेंट लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि सर क्या हमारा एज उस लायक है, क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। तो आप सबसे पहले आप देख लो, सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो है इसका जो एज होना चाहिए वो 18 से 28 साल के बीच के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखो, ऑफिसर स्केल 1 में आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो है 18 ईयर से लेकर 30 ईयर तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर दैन 3 जुलाई 1990 टू 30 जून 2002, है ना। इसके बाद जिनका बर्थ हुआ है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो बिफोर दिस हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं 18 टू 30 ईयर्स, है ना। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कि 18 टू 30 ईयर्स के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर स्केल में। अगर मैं बात करूं ऑफिसर स्केल 2 का, है ना, जो मैनेजर का पोस्ट होता है, जहां पे आपको बोला गया है कि यहां पे बिलो 32 ईयर्स के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं ना। और अगर हम बात करें सीनियर मैनेजर की, दैट मीन्स ऑफिसर स्केल 3 की मैं बात करूं, यहाँ पे जो एज होना चाहिए वो बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि एज का क्या स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जब हम बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, है ना। एलिजिबिलिटी देखो, इस यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखाई देगा। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखना, अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं बात करूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज़ का डिस्कस किया था कि जो आपके ऑफिस असिस्टेंट बोल सकते हैं, क्लर्कियल ग्रेड बोल सकते हैं, वहाँ पे आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जो आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ कोई भी बैचलर डिग्री आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं हमसे कि सर क्या मैं बीटेक से हूँ, क्या मैं इसको फिल कर सकता हूँ? क्या ऑफ कोर्स आप फिल कर सकते हो। अगर आप बीटेक से हो, बीएससी से हो, बीकॉम से हो, बीए से हो, आप सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कोई भी डिपार्टमेंट चाहिए, यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट के लोग इसके एग्ज़ाम्स को फिल कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक टर्म आया प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेजेस, पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ। बस मैं आपको कोशिश करूँगा 1 मिनट के अंदर में सारी चीज़ें ख़त्म कर देने का। देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ, अगर आपने आरआरबी का बेसिकली मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात होती है कि अगर आप
जिस भी जगह के लिए अप्लाई करते हो, देखो रूरल बैंक का मतलब होता है ग्रामीण बैंक, मतलब सिंपल सी बात है, आप जहाँ के लिए अप्लाई करोगे वहीं पे आपकी पोस्टिंग होनी है। तो जहाँ के लिए आप अप्लाई करोगे तो वहाँ के लोगों को आप सर्व करोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप वहाँ का लोकल लैंग्वेज अगर आपको पता नहीं तो आप वहाँ के लोगों को सर्व कैसे करोगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि सर ये तो ठीक है, चलिए मैं लैंग्वेज सीख जाऊँगा, तो इसका क्या कोई रिटेन होगा क्या, लैंग्वेज का कोई रिटेन होगा क्या? सर तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, इसका किसी भी तरह का रिटेन नहीं होने वाला है। जस्ट आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से पेपर आएंगे, कितने कितने पेपर आएंगे, जब मैं एग्जामिनेशन का शेड्यूल देखूंगा उसमें सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बस आपको क्या है, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब आप बोल सकते हो। इंटरव्यू होगा उसमें तो आपसे बस यही चेक किया जाएगा कि आपकी जो है स्किल है या नहीं, आपको वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस आपको पता है या नहीं। जिसमें एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप आसाम से फील करते हो, है ना, तो आपको आसामीज बेसिकली यहाँ का जो लोकल लैंग्वेजेस है वो आपको आना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश से फील करते हो, उत्तर प्रदेश से फील करते हो, बिहार से फील करते हो, झारखंड से फील करते हो, तो ऑब्वियसली ये सभी जगह पे आपको पता है क्या चलता है, हिंदी चलता है। अगर आपको हिंदी अच्छे से पता है तो कोई मैटर ही नहीं करता आपके लिए यहाँ पे। चलिए जो नेक्स्ट है आपका ऑफिसर स्किल, ये जो मैनेजर लेवल का जो पोस्ट है, अब इस पर मैं डिस्कस करता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर में आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब सिंपल सी बात करूँ बैचलर्स डिग्री आपके पास होने चाहिए, और स्पेशलाइजेशन भी अगर है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, वेटरनिटी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, है ना, और भी दिया हुआ है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, है ना। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ ऐड किया गया, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, है ना, वही चीज़ें जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे देखो वो क्या है, डेजरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये यहाँ पे भी ऐड किया है। मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, आज के डेट में आप जितने भी एग्जाम्स देते हो वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस जाना जरूरी होता है। दूसरी चीज़ें क्या है कि आपको कंप्यूटर के भी नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आज के डेट में जितने भी वर्क्स होते हैं बैंकों में सभी के सभी कंप्यूटराइज्ड होते हैं। सो दैट्स वाई आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए ऑफिसर स्किल 3। देखो ऑफिसर स्किल 3 में क्या होता है, स्पेशलिटी मिलता है। यहाँ पे आपका क्या है, देखो एक और भी चीज़ मैं बताता हूँ। स्केल वन मतलब असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए किसी भी तरह का परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। समझना अच्छे से, मतलब ये दोनों पोस्ट के लिए मतलब किसी भी तरह का परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो आपका यहाँ पे क्या, जस्ट आपको पास होना चाहिए, है ना, ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हो इसमें क्या नाम है ऑफिसर स्किल 2 में, तो यहाँ पे आपका क्या है, दो चीज़ें। पहली चीज़ें क्या है कि आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, देख लो, ऑफिसर्स इन अ बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब आपका जो है एक्सपीरियंस या तो बैंक में होना चाहिए या तो किसी भी तरह का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए, तभी आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर मतलब मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशलिटी भी दिया गया, आप पढ़ सकते हो। और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड किया गया कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। चलिए मैं बात करता हूँ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, या फिर ये भी एक मैनेजर का ही पोस्ट, लेकिन ये एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट के लिए दिया जाता है। यहाँ पे भी देखिए 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस करते हो तो उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आईटी फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, दैट इज़ द रेलेवेंट फील्ड, है ना। अब इसके अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट आप यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, लॉ ऑफिसर्स हैं, ट्रेजरी मैनेजर है ना। तो हर किसी में उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई सीए के लिए चार्टर्ड एसोसिएशन के एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके पास सीए का जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं अगेन वही चीज़ स्पेशलिटी, और तीसरा चीज़ जो यहाँ पे एड ऑन किया गया है वो यहाँ पे किया गया है सीनियर मैनेजर का। सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए भी सेम वही चीज़ है कि आपको मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, है ना, प्लस आपका 5 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। दैट मीन्स यू मस्ट हैव द 5 ईयर एक्सपीरियंस इन बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तभी आप सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए मैं एक बात बताता हूँ कि आपके लिए बेसिकली जो
प्रिफर्ड होता है वो होता है आपका, या तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरो या फिर असिस्टेंट मैनेजर, दैट मीन्स ऑफिसर स्किल 1 के लिए आप एलिजिबल होते हो। बाकी जितने भी आप स्किल 2 में जाते हो, स्किल 3 में जाते हो, हर जगह पे आपको एक्सपीरियंस मांगेगा ही मांगेगा। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए और लास्ट तक देखिए, सो दैट आपको मन में जितने भी क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा सभी के सभी क्लियर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट के मन में एक अगेन एक क्वेश्चन क्वेरी आता है कि सर सैलरी कितनी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो ऑफिस असिस्टेंट जो आपने सबसे पहला जो मैंने आपको बताया उसकी जो सैलरी अराउंड, देखो यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक एजम्पशन है। यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं सोच कर चलना है कि ये गवर्नमेंट का डाटा है, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये IBPS का डाटा, IBPS का डाटा एकदम नहीं है। ये जस्ट मैं ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस से ये मैं बता रहा हूँ कि जो कलर की जो सैलरी रहने वाली है ना, ये कलर की सैलरी 25,000 टू 30,000 के बीच में रहने वाली। असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी होगी स्केल 1 की वो रहने वाली है 42,000 से 45,000 तक की। और मैनेजर का जो पोस्ट होगा है ना स्केल 2 में, तो वो 52,000 से लेकर 60,000 के बीच में रहने का चांसेस होगा। और सीनियर मैनेजर का जो पोस्ट होगा उसकी जो सैलरी होती है मिनिमम 70,000 तो होती है, लेकिन 85 तक जाती है। बहुत कुछ अब डिपेंड करता है। देखिए कुछ जो जगह है जिससे सैलरी विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू पोस्ट लोकेशन, मतलब कहने का मतलब होता है कि अब कुछ अगर आप सेंसिटिव एरिया में चले जाते हो, जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाते हो या फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आपकी होती है, तो यहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ी सी हाइक मिलती है, प्लस आपके अलाउंस भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें स्ट्रक्चर्स होते हैं सैलरी का। तो ओवरऑल आपको पता चल गया कि कौन से पोस्ट में कितनी कितनी सैलरीज होते हैं ना। चलिए अब मैं एक चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और वो है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। सर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये भी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सर कौन से एग्ज़ाम्स के लिए कितना रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो क्या नाम है, ये जो लैंग्वेजेस का जो इशू था वो तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया कि आप जहाँ से भी RRB एग्ज़ाम्स दोगे, जिस जगह के लिए आप फॉर्म फिल करोगे, वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेजेस बिल्कुल आना चाहिए ना। राइटिंग नहीं पूछेगा आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि आपकी प्रोफिशिएंसी है या नहीं है, कि आप उनसे बात कर सकते हो लोकल लैंग्वेजेस में या फिर नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो है एक और लैंग्वेज का, है ना। पहले क्या होता था, कुछ स्टूडेंट बोलते थे कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या मैं RRB अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ क्या। तो उनके लिए पहले टफ होता था, बट नाउ डेज आज मैं उनके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट का इंग्लिश ख़राब है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इंग्लिश मत पढ़ो, आप हिंदी तो पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है कि हिंदी से आपको लिखना है, तो आपके आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। देखो मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ें यहाँ पे समझो कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो आपका ऑफिशियल क्लर्क लेवल के जो एग्ज़ाम्स होंगे, या फिर जो आप बोल सकते हो क्या नाम है असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट होगा स्केल 1 का जो होगा, उसमें आपके होंगे प्रीलिम्स भी होंगे प्लस आपके मेंस भी होगा, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऑफिसर स्केल 2 की और स्केल 3 की अगर मैं बात करूं, तो ये सभी में आपके सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं डिस्कस करूँगा, आप देख लो जल्दी से कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होगा, है ना, ऑफिसर स्केल में यहाँ पे देखो 2 लैंग्वेजेस होगा। यहाँ पे क्या क्या होगा सर, एक रीजनिंग होगा और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट मीन्स ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिक्स, और एक होगा रीजनिंग। तो रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, और जिसका मैक्सिमम मार्क्स होगा 40। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में यहाँ पे अगेन 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको पता है रीजनिंग हमारी मैम पढ़ाती है, उनका आप क्लासेस देखना, है ना, यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की मैं बात करूँ, अगेन 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के होंगे। तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको पता है यहाँ पे टोटल जो होगा यहाँ पे क्या नाम बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे और 80 मार्क्स के होंगे, है ना। चलिए अब मैं बात करूं ऑफिसर स्केल 1 की, है ना। ये तो हमारा हो गया ऑफिस असिस्टेंट, जिसमें आप क्लर्कल ग्रेड के जो भी पोस्ट निकले। अब यहाँ पे देखो 80 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना, और आपके पास टाइमिंग कितना है, ओनली 45 मिनट, है ना। सो यू मस्ट हैव टू क्लियर 45 क्वेश्चन में आपको 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक और बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट एक चीज़ जो अभी जो एक नया चीज़ है जो कि आपको जाना ही ज़रूरी है कि पहले सेक्शनल टाइमिंग
होता था, है ना। बट नाउअडेज अब क्या है कि सेक्शनल टाइमिंग बिल्कुल रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है ना। अब सेक्शनल टाइमिंग बिल्कुल नहीं है। अब क्या है, सेक्शनल कट ऑफ आ गया है। सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात करूँ कि सर ये क्या होता है कि आपको इंडिविजुअली सभी पेपर में पास करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग में पास नहीं करना पड़ेगा, रीजनिंग में भी आपको पास करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग बना दोगे तो आपके काम हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। ऑफिसर स्केल 1 की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हो, जो आपके यहाँ पे है, क्या नाम है, ऑफिस असिस्टेंट का जो स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे उनका भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं हम लोग क्या है और भी कुछ। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेंस का देख रहे हो, मेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, मेंस का स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे। अब आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। जो मेंस का स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख लो क्या है, रीजनिंग है, कंप्यूटर्स हैं, जनरल अवेयरनेस है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे रीजनिंग के, 40 क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर के, है ना, 40 क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस के। और यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, है ना। अब यहाँ पे कंडीशंस है, या तो आप हिंदी रखो या फिर आप इंग्लिश रखो, मतलब या तो ये रखो या फिर आप ये रखो, दोनों में से कोई एक ही रखना है ना। तो अगर जिनका इंग्लिश में इंग्लिश अच्छा है आप इंग्लिश रख लो, जिसका हिंदी अच्छा है इंग्लिश को छोड़ दो, है ना। तो आप कोई भी दोनों में से किसी एक को रखने से काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें अगेन 40, तो ओवरऑल देखो आप मिलाकर आप देख लो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, है ना। चलिए एक अच्छी बातें क्या है कि एक अच्छी बातें नहीं बोल सकते, पहले क्या हो रहा था कि एसबीआई सब में क्या था कि कंप्यूटर को रीजनिंग के साथ मिक्स करके दिया जा रहा था। बट यहाँ पे क्या है ना, सभी के लिए अलग अलग से, अगर आपके कंप्यूटर्स अच्छे हैं तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए स्टूडेंट्स की, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है ना, सॉरी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ है। तो मतलब क्या है कि सभी पेपर्स में आपको पास करना पड़ेगा। सेम चीज़ देखो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 का, है ना। ऑफिसर स्केल 1 में भी आप देखो सेम बिल्कुल वही रीजनिंग यहाँ पे आपके आ रहे हैं 40 क्वेश्चंस, है ना। और यहाँ पे मार्क्स है आपका 50, कंप्यूटर के आपके 40 क्वेश्चंस है लेकिन मार्क्स देखो यहाँ पे 20 ही है। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ 40 आउट ऑफ 40 है। इंग्लिश या हिंदी यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही है। सिलेक्शन से यहाँ पे देखो 4A 4B, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करना है, दोनों सेलेक्ट नहीं करना है ना। प्लस आप यहाँ पे मैथमेटिक्स देखो। सो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स भी आपको यहाँ पे अचीव करना है ना। तो यहाँ पे भी आपके सेक्शनल कट ऑफ होने वाले हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आपको अच्छे से इस चीज़ों को समझकर आगे चलना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब तो हमारा जो बेसिकली हमारा टारगेट था स्टूडेंट की, यही सारी चीज़ों को हमें बताना था। सिमिलरली ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 का जितनी भी चीज़ें ये सभी आप यहाँ पे पढ़ लेना। यहाँ पे सभी कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है। और किसी भी तरह के आपके मन में कोई क्वेश्चंस होगा दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो क्वेश्चंस, हम ट्राई करेंगे आपके सभी आंसर्स को देने का। ये वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और जितने भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे दोस्तों मैं आपको टाइम टू टाइम विजन क्यू प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। साथ ही साथ हमारा एक वेबसाइट है जो आपके वेबसाइट आपके नीचे शो कर रहा है कि visionq.co.in, उस पर आप सारे के सारे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। जितने भी अपकमिंग्स एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, सभी का हम नोटिफिकेशन वहाँ पे डाल दिया करते हैं। आज का क्लासेस स्टूडेंट यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।